गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था टेंस वाले में कि आपके टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और टेंस के विषय में जानने के बाद हम अब यह जानेंगे कि इंग्लिश में अनुवाद कैसे किया जाए, मीन्स हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाए, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बताया गया था कि हमें दो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें से पहला है आपका कि ट्रांसलेशन करते समय हमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या खोजना है, क्या लिखना है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो है सब्जेक्ट मिलना चाहिए, उसके बाद वर्ब मिलना चाहिए, वर्ब के बाद आपका जो है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जब ये सारी चीज़ें हम खोज लेंगे तो हम ट्रांसलेशन करने के लिए दूसरी बात जो आती है वो आती है बॉडी ऑफ द सेंटेंस की। बॉडी ऑफ द सेंटेंस को दूसरी भाषा में हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और जैसे स्ट्रक्चर कहते हैं तो हर टेंस के हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम जैसे जैसे टेंस पढ़ते चलेंगे उस टेंस में बताते चलेंगे। और इसके पीछे वाले वीडियो में बताया गया कि सब्जेक्ट को खोजने के लिए आप क्या करेंगे। तो यदि आपको सब्जेक्ट खोजना है तो उसमें जो है सबसे पहले आपको जो है कौन या किसने से प्रश्न करिए, आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद क्या से प्रश्न करिए, आपको वर्ब मिल जाएगा। फिर जो है आप किसे या किसको से या फिर क्या से प्रश्न करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब ऑब्जेक्ट आपका दो तरह का होता है, एक जो है डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। जो डायरेक्ट होता है वह सजीव होता है, जो इनडायरेक्ट होता है वह निर्जीव होता है। तो यहाँ पर जब एक ऑब्जेक्ट आता है तो हमारे पास कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जब एक से अधिक ऑब्जेक्ट आते हैं किसी वाक्य में तो उसमें समस्या यह होती है कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लिखें और कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। इसके बाद बारी आती है अदर वर्ड की। तो अदर वर्ड को खोजने के लिए हम कहाँ, क्यों, कैसे, कब से प्रश्न करते हैं और इनको इन्हीं सीक्वेंस में रखते हैं। तो हमारा जो है ये आपका बॉडी ऑफ द सेंटेंस मिल जाता है। इसके बाद अब जो है हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम बताया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कहने का मतलब चाहे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह लें और चाहे सिंपल टेंस कह लें, हमें ट्रांसलेशन करना है तो जो भी हमारे सामने हिंदी में वाक्य लिखा होगा उस वाक्य यानी उस वाक्य की पहचान को देख करके हमें सबसे पहले टेंस का पता लगाना है। और जब हम टेंस का पता लगा लेंगे तो फिर हम अनुवाद करना शुरू करेंगे। वहां पर हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड खोजना सीख लिए और बॉडी ऑफ द सेंटेंस अर्थात स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो ऐसी स्थिति में हम ट्रांसलेशन बिल्कुल ही एक्यूरेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट की पहचान देखते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान को इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो यहां पर पहचान क्या होती है? इस टेंस के मुख्य क्रिया के अंत में, इस टेंस के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द लगे होते हैं। अब ये आपकी हो गई पहचान।
लेकिन कुछ लोग बता देते हैं कि यदि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आ जाएं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टेंस पढ़ने का मतलब ये है कि टेंस में हम जो है क्रियाओं के रूपों का अध्ययन करते हैं। तो जब क्रियाओं के रूपों का अध्ययन करते हैं तो वहां पर जो हमारी पहचान होगी वह क्रिया के अंत में होनी चाहिए, ना कि वाक्य के अंत में। अब यहां पर ये आपकी पहचान हो गई, तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान देख लिया। अब यहां पर कहा गया कि आपको जो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड खोजना मालूम हो गया। इसके बाद अब यहां पर हम बॉडी ऑफ द सेंटेंस देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का बॉडी ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, हम ट्रांसलेशन कैसे करें और उनके लिखने का क्रम क्या होता है, सब्जेक्ट कहां लिखा जाएगा, वर्ब कहां लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कहां लिखा जाएगा। यदि यह सीक्वेंस हमें पता चल जाता है तो ट्रांसलेशन बिल्कुल ही एक्यूरेट होगा। अब यहां पर पीछे आपके वीडियो में बताया गया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस वाले में कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल 3 ही सेंटेंस महत्वपूर्ण है, जिसमें से पहला है आपका असर्टिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है इंपरेटिव। अब यहां पर जो असर्टिव सेंटेंस है बताया गया कि असर्टिव सेंटेंस आपका जो है 2 भाव उत्पन्न करता है, जिसमें से एक है आपका अफर्मेटिव और दूसरा है निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक भाव और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक भाव। अब यहाँ पर जब हम नरेशन पढ़ते हैं तो हम असर्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, किंतु जब हम ट्रांसलेशन या वॉइस पढ़ते हैं तो उन्हें असर्टिव के अकॉर्डिंग ना पढ़ करके अफर्मेटिव या निगेटिव के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारा अफर्मेटिव जो होगा उस अफर्मेटिव का बॉडी ऑफ द सेंटेंस अर्थात स्ट्रक्चर क्या होगा। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो उस ट्रांसलेशन को करते समय हमारे पास यानी हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, बाद में किसको लिखेंगे या उसके बाद किसको लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब जब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो यहां पर यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर 2 स्ट्रक्चर आपके बन के आएंगे, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, या तो सिंगुलर होते हैं या तो प्लूरल होते हैं। तो यहां पर जब हम जो है अफर्मेटिव देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट का, तो हमें 2 तरह से देख लेना चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल को अलग अलग, ताकि हमारे सामने किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हम फेस ना करें या हमारे सामने कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो यहां पर हम वर्ब के साथ यानी V1 में यस या ईएस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जो V1 होती है वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यानी फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। ये आपका एक बॉडी ऑफ द सेंटेंस मिल गया अफर्मेटिव का, सिंगुलर सब्जेक्ट का। यदि हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, अर्थात V1 हमेशा प्लूरल में होती है। उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद आगे हम देखें कि हमारा निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, क्योंकि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस, और आपके सिलेबस में आता भी है कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाइए, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाइए। तो यहाँ पर अफर्मेटिव और निगेटिव जब हम ट्रांसलेशन के माध्यम से एक ही ट्रांसलेशन को अफर्मेटिव में करेंगे और उसी का निगेटिव बनाएंगे, दोनों चीज एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर आपके सामने आए, एक सिंगुलर सब्जेक्ट का, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट का। तो यहां पर हमें जो है निगेटिव में भी कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 2। अभी इस समय हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में जो है निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई सहायक क्रिया लगती ही नहीं है। तो यहां पर यानी सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव सेंटेंस में डू डज जैसे सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, और डू डज के साथ हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है, कभी नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है, खासकर निगेटिव सेंटेंसेस में। तो अब यहां पर हमारे सामने आएगा कि यदि हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट में डज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो डज नॉट प्लस V1
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहां पर कहा गया कि डू डज जैसे सहायक क्रियाओं के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो निगेट नॉट का मतलब नहीं होता जाता है, नॉट का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा, ये नॉट हो गया। और यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अनुसार क्या लग गया, डज। और जहां कहीं पर भी हम डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं उसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, V1 आती है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो यहां पर प्लूरल के लिए हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और डू नॉट के बाद भी किसका प्रयोग करेंगे, V1 का, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा अदर वर्ड। अब ये दो आपके स्ट्रक्चर हो गए। अफर्मेटिव सेंटेंस से हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब यहां पर हमें कुछ नोट पॉइंट जान लेना है कि वो आखिर नोट पॉइंट क्या है। तो यहां पर हम देखते हैं कि नोट पॉइंट क्या है, क्योंकि हम जब तक सारी चीजों को अच्छी तरह से जान नहीं लेते हैं तब तक जो है हम परफेक्टली किसी चीज को कर नहीं सकते हैं। अर्थात हमें कि ट्रांसलेशन को पूर्णतः और अच्छी तरह से करना है तो हमें हर चीज को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। अब यहां पर कहा गया कि कुछ हम नोट पॉइंट की बात करते हैं, तो नोट पॉइंट में जरा ध्यान देते हैं। एक आपका है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है सदा, सदैव, हमेशा। सदा, सदैव, हमेशा, ये तीन मीनिंग आती हैं, और इसका प्रयोग जो है कहां किया जाता है, अफर्मेटिव में। ये हो गया। उसके बाद नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। इसका प्रयोग हमेशा कहां किया जाता है, निगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। इसी प्रकार से अगर आपको कहीं पर ऑफेन दिख जाए तो ऑफेन का मतलब होता है बार बार, और इसका प्रयोग भी कहां करते हैं, अफर्मेटिव में करते हैं। सेल्डम होता है, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, और इसका प्रयोग निगेटिव में करते हैं। अब आपको ध्यान ये देना है, जैसे कहा गया कि सिंपल प्रेजेंट में निगेटिव बनाने के लिए डू या डज के साथ नॉट लगाते हैं तो हमारा निगेटिव सेंटेंस बनता है। अब यहां ध्यान ये देना है कि जब ये अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक भाव दे रहा है, ये अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक भाव दे रहा है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किसी भी प्रकार की सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो फिर इनका प्रयोग हम करेंगे कहां। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलवेज, ऑलवेज और ऑफेन को V1 से पहले रख देते हैं, V1 से पहले रख देते हैं। एक चीज ये क्लियर हो गई। अब यहां पर जैसे आ गया नेवर और सेल्डम, ये दोनों निगेटिव के लिए प्रयोग होते हैं, तो इसका मतलब निकलता है कभी नहीं, इसका मतलब निकलता है कभी कभी। तो ऑलवेज का विलोम क्या है, नेवर, और ऑफेन का विलोम क्या है, सेल्डम। तो जहां ऑलवेज होगा वहां क्या लगाएंगे, नेवर, जहां ऑफेन होगा वहां क्या लगाएंगे, सेल्डम। अब यानी जब इसका निगेटिव बनाएंगे, अब यहां पर ऑलवेज और ऑफेन का प्रयोग कहां पर हो गया, सकारात्मक में हो गया। नेवर और सेल्डम का प्रयोग कहां पर हो गया, निगेटिव अर्थात नकारात्मक में हो गया। तो ना यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, लेकिन डू या डज के साथ नॉट लगाते हैं। मान लीजिए कहीं आपको सेल्डम लगाना है या नेवर लगाना है, तो नेवर और सेल्डम के साथ कभी भी डू या डज जैसे सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है, तो इनको भी कहने का मतलब नेवर और सेल्डम ये निगेटिव भाव देते हैं, लेकिन इनको भी V1 से पहले रखते हैं। अर्थात नेवर और सेल्डम के साथ कभी भी डू या डज सहायक क्रियाओं जैसे प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपका कुछ ये पॉइंट हो गया। इसके बाद थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि हम इनका ट्रांसलेशन कैसे करें। कुछ फ्रेजेज हैं जो एकदम फिक्स होते हैं, कुछ फ्रेजेज हैं जो एकदम फिक्स होते हैं। तो यहां पर जैसे आपका है टेल ए लाई। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, यहां पर
लाई के पहले ए लगा अर्थात लाई नाउन की तरह कार्य कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि जहां कहीं पर भी झूठ बोलने की बात आए अर्थात हमें लाई लिखना हो तो उसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आनी चाहिए? टेल आनी चाहिए, अर्थात टेल, टोल्ड, टोल्ड, यानी उसी की फॉर्म चलेंगे। यहां पर आपका यही मेन वर्ब है और यही चेंज होता है, बाकी ये आगे नहीं चेंज होता। इसी प्रकार जैसे है आपका स्पीक द ट्रुथ। अब स्पीक द ट्रुथ ये एक फ्रेज है। ट्रुथ का मतलब होता है सत्य बोलना। जिस वाक्य में सत्य बोलने की बात आती है वहां पर बोलना शब्द की अंग्रेजी हमेशा स्पीक लगाते हैं, और यहां पर स्पीक आपका मेन वर्ब है। हम जो भी चेंजेस करते हैं वो मेन वर्ब में करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट में करते हैं या अदर वर्ड में करते हैं। इसी प्रकार आपका है स्टैंड फर्स्ट। स्टैंड फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम आना। स्टैंड फर्स्ट का मतलब क्या होता है? प्रथम आना। अब यहां पर आपका जो है ये जो स्टैंड है वो आपका क्या है? मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट के अनुसार इन मेन वर्ब में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर प्लूरल है तो ये सब फर्स्ट फॉर्म ही लिखे हैं, हमेशा प्लूरल ही रहेंगे। और यदि मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर देखेंगे कहां यस लगता है कहां ईएस, वहां पर उसको बना लेंगे। जैसे यहीं पर एक और है आपका मेक ए नॉइस। नॉइज का मतलब होता है शोर करना। अब जब यहां पर शोर करना है तो कहने का मतलब मेक नॉइज में मेक आपका मेन वर्ब है। हम जो भी चेंजेस करेंगे वो मेक में करेंगे, ना कि नॉइज में करेंगे। ये कुछ बातें हो गई। अब जो है हम ट्रांसलेशन के माध्यम से देखते हैं कि आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के ट्रांसलेशन कैसे करें। तो हमने देख लिया कि बॉडी ऑफ द सेंटेंस क्या है। बॉडी ऑफ द सेंटेंस देखने के बाद हमें सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, वर्ब कैसे मिलेगा, ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, अदर वर्ड कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हमें एक एक को जो है वेरीफाई कर लेना है, देख लेना है कि क्या जो बताया जा रहा है वो सही है, अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहां पर जैसे कह दिया जाए राधा मधुर गीत गाती है। राधा मधुर गीत गाती है। तो जरा देखते हैं कौन? राधा। आपको क्या मिल गया? सब्जेक्ट। राधा क्या करती है? गाती है। तो ये क्या मिल गया? वर्ब। क्या गाती है? मधुर गीत। तो यहां पर ये मधुर गीत क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ये हमारा हो गया। हम बॉडी ऑफ द सेंटेंस अफर्मेटिव वाले में आ जाएं तो पहले हमें सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होना चाहिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। अब यहां पर हमें देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल। तो कौन? राधा। राधा हमने देख लिया सब्जेक्ट हमारा कैसा? सिंगुलर है। क्या करती है? गाती है। और गाना की क्या होती है? सिंग। और जब सिंग होती है तो यहां पर हमने देखा ये सिंग लगाया, लेकिन सिंग तो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल की तरह कार्य करेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो सिंग में क्या लगा देंगे? यस। राधा सिंग्स। राधा गाती है। क्या गाती है? मधुर गीत गाती है। और जब मधुर गीत, तो गीत कितना गाएगी एक समय में? केवल एक। तो गीत आपका नाउन है, अर्थात गीत की अंग्रेजी सॉन्ग होगी। अब मधुर का मतलब होता है मीठा, और मीठा की अंग्रेजी क्या होती है? स्वीट। और जब किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर स्वीट में सा निकल रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा? ए स्वीट सॉन्ग। ये हो गया। जैसे कह दिया जाए, इसी का निगेटिव भी देख सकते हैं हम कि इसका निगेटिव कैसे बनाए, दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। मान लीजिए यहां पर लिख दिया जाए राधा मधुर गीत नहीं गाती है। राधा मधुर गीत नहीं गाती है, ये लिख गया। तो यहां पर हम देखें सब्जेक्ट कौन है? राधा। हमने क्या लिख दिया? राधा। इसके बाद यहां देखिए क्या लगा है? नॉट। नहीं। नहीं का मतलब नकारात्मक है। नकारात्मक नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। और जब नॉट लगाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू नॉट होगा, या फिर क्या होगा? डज नॉट। सब्जेक्ट देखिए क्या है? सिंगुलर। तो लगाएंगे क्या? डज नॉट। राधा डज नॉट। फिर आएगा डू नॉट या डज नॉट के बाद आता है मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहां पर मेन वर्ब कौन है? गाती। और गाना क्या होती है? सिंग। तो यहां पर क्या लिख देंगे? सिंग। क्या गाती है? मधुर गीत। तो क्या लिख देंगे? ए स्वीट सॉन्ग। ये हो गया।
इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि वहां पर क्या है। जैसे कह दिया जाए ये लड़के अपने माता पिता का कहना मानते हैं। ये आपके सामने आया तो कौन, ये लड़के, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, क्या करते हैं, कहना मानते हैं, कहना मानना की क्या हो गया वर्ब, यानी वर्ब हो गया। इसके बाद किसका, अपने माता पिता का, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखें लड़के प्लूरल है, ये की अंग्रेजी क्या होती है दीज, तो क्या लिख देंगे दीज बॉयज। ये लड़के क्या करते हैं, कहना मानते हैं, कहना मानना अर्थात आज्ञा का पालन करना क्या होती है ओबे। अब यह सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 रखेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, तो दीज बॉयज ओबे। और यहां पर बॉयज आपका कहां जा रहा है थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में यदि हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में केवल प्रोनाउन दे आता है, और दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर होती है। तो जब सब्जेक्ट यहां बहुवचन में है तो अपने की अंग्रेजी क्या लगा लेंगे देयर, और उसके बाद माता पिता की क्या लगाएंगे पेरेंट्स। ये बन गया। मान लीजिए इसी को कह दिया जाए कि ये लड़के अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, ये हो गया। ये लड़के अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, तो ये लड़के क्या हो जाएगी दीज बॉयज। कर्ता बहुवचन है, यहां नहीं लगा क्या लगा देंगे डू नॉट, दीज बॉयज डू नॉट। और कहना मानना क्या होती है ओबे, किसका, अपने माता पिता का, क्या लिख देंगे देयर पेरेंट्स। तो कहने का मतलब यह है कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना बिल्कुल आसान है। बस ध्यान ये दीजिए कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। यदि सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएं, प्लूरल है तो डू नॉट लगाएं। और जैसे आप डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं तो उनके बाद आने वाली मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे कह दिया जाए मोहन अंग्रेजी पढ़ता है। मोहन अंग्रेजी पढ़ता है तो कौन, मोहन क्या करता है, पढ़ता है। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है रीड, और इसमें यस लगाएंगे तो मोहन रीड्स। क्या पढ़ता है अंग्रेजी, मतलब क्या लिख देंगे इंग्लिश, मोहन रीड्स इंग्लिश। मान लीजिए कह दिया जाए मोहन रीड्स इंग्लिश को निगेटिव बनाइए, या मोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ता है का ट्रांसलेशन कीजिए, तो यहां पर आप देखेंगे क्या लिख देंगे मोहन। मोहन आपका सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे डज नॉट, और डज नॉट के बाद क्या आएगा रीड्स, किस में चेंज हो जाएगा रीड में, क्योंकि V1 में आ जाएगा। उसके बाद क्या लिख देंगे इंग्लिश। अब यहां पर आप देखिए कि मोहन क्या है, मोहन आपका सब्जेक्ट है, पढ़ाना क्या है आपका वर्ब है, अंग्रेजी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। पीछे बताया गया कि ऑब्जेक्ट आपका कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होता है वो निर्जीव होता है, जो इनडायरेक्ट होता है वह सजीव होता है। यदि किसी वाक्य में एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो निर्जीव आ जाए चाहे सजीव आ जाए, तो वर्ब के बाद रखते हैं। और यदि मान लीजिए दोनों आ जाए तो पहले सजीव को बाद में निर्जीव को रखते हैं। इनसे रिलेटेड जरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एक आपका यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हमने उसे अकेले आया है वाक्य में रख दिया। आगे देखते हैं। जैसे कह दिया जाए मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यहां पर तो कौन, मैं क्या लिख दिया आई, क्या करता हूं पसंद करता हूं। पसंद करना की अंग्रेजी क्या होती है लाइक, आई लाइक। और किसे, तुम्हें, तो तुम्हें का मतलब क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ के लिख देंगे यू। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो यू है ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, और यह यू मतलब सजीव है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक में हमने देखा डायरेक्ट है, दूसरे में हमने देखा इनडायरेक्ट है। और इसी को अब देख लें कि दोनों कैसे आते हैं।
जैसे कह दिया जाए सीता मुझे प्रतिदिन हिंदी पढ़ाती है। सीता मुझे प्रतिदिन हिंदी पढ़ाती है। अब ये आपका हो गया। तो कौन? सीता सब्जेक्ट हो गया, यहां पर लिख दिया गया सीता। क्या करती है? पढ़ाती है। तो क्या पढ़ाना क्या होती है? टीच। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? टीच। हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए कहीं पर यस लगाते हैं, कहीं पर ईएस। तो ध्यान दीजिए, यदि किसी वर्ब के अंत में सीएच मिलता है तो वहां पर ईएस जोड़ते हैं। तो यहां पर क्या जोड़ देंगे? ईएस। सीता टीचेज, सीता पढ़ाती है। किसे? मुझे। क्या? हिंदी। यहां पर ये दोनों ही क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। तो मैं मतलब सजीव, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया, और हिंदी निर्जीव मतलब डायरेक्ट हो गया। पहले हम इनडायरेक्ट लिखते हैं, बाद में डायरेक्ट लिखते हैं। तो मुझे की अंग्रेजी यानी क्या हो जाएगी? मी। और क्या पढ़ाती है? हिंदी। और कब पढ़ाती है मतलब अदर वर्ड आ गया। तो कब पढ़ाती है मतलब प्रतिदिन। अब प्रतिदिन की अंग्रेजी क्या होती है? डेली। ये हो गया। मान लीजिए यही लिखा होता सीता मुझे प्रतिदिन हिंदी नहीं पढ़ाती है, या इस ऐसा सेंटेंस लिख के आ जाए, कहे इसका निगेटिव बना दीजिए। तो जब निगेटिव बनाएंगे इसका तो क्या बन जाएगा? सीता सिंगुलर है, डज नॉट लगा देंगे। डज नॉट के बाद V1 आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे? टीच मी हिंदी डेली। ये हो गया। इसके बाद ऑलवेज और नेवर से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देख लेते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। तो ऑलवेज और नेवर से रिलेटेड, ऑलवेज का कहा गया कि सकारात्मक में प्रयोग होता है, इसका मतलब सदा सदैव हमेशा होता है। जैसे कह दिया जाए राधा हमेशा कक्षा में प्रथम आती है। ये हो गया। तो कौन? राधा। यहां पर हमने क्या लिख दिया? राधा। उसके बाद ये क्या लिखा है? हमेशा। और आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। तो जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या करती है? प्रथम आती है। अब प्रथम आना की क्या होती है? स्टैंड फर्स्ट। और जबकि स्टैंड आपका क्या है? मेन वर्ब। तो ऑलवेज को या नेवर को कहाँ रखा जाता है? मेन वर्ब के पहले, क्योंकि ऑलवेज तो सकारात्मक है, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी ही नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट में। नेवर निगेटिव है, लेकिन नेवर के साथ डू या डज सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते निगेटिव सेंटेंस में। तो यहां पर क्या हो गया? राधा। फिर क्या लिख देंगे? ऑलवेज। उसके बाद प्रथम आना क्या होती? स्टैंड फर्स्ट। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, यहां राधा सिंगुलर है, स्टैंड V1 है, प्लूरल में चला जा रहा है, तो इसको सिंगुलर में बनाने के लिए क्या लगा देंगे? यस। तो राधा ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट। कहाँ? कक्षा में। स्थान की बात हो गई, ये आपका अदर वर्ड है, तो कक्षा में क्या लिख देंगे? इन द क्लास। जैसे कह दिया जाए मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। अब ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। यहां पर कौन? मैं। क्या लिख देंगे? आई। क्या? झूठ बोलना। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर झूठ आया, और झूठ की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं? लाई। तो बोलना की अंग्रेजी लाई के साथ क्या होगी? टेल। लेकिन यहां पर जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा? कभी नहीं। ये टूट गया, लेकिन कभी नहीं मतलब क्या होता है? नेवर। और जब नेवर के साथ सिंपल प्रेजेंट में डू या डज सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते, तो इसको हमेशा क्या लिखते हैं? V1 में के पहले लिखते हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? नेवर। और बोल यानी कहने का मतलब झूठ जहां पर हो उसके साथ बोलना की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? टेल। या झूठ बोलना की पूरी अंग्रेजी ही होती है टेल ए लाई। तो यहां पर क्या लिख देंगे? टेल ए लाई। ये हो गया। अब यहां पर आई नेचर में सिंगुलर है, लेकिन यूज में हमेशा प्लूरल होता है, तो यहां पर V1 है। अब जहां पर आप सब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव भाषा में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये हो गया। कुछ और देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए
वह मुझे बार बार तंग करती है, तंग करती है, तंग करती है अर्थात परेशान करती है। तो यहां पर कौन, वह, और यहां करती है स्त्री की बात हो गई, तो वह की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, सी। करती है मतलब जो है, अब करती है नहीं, तंग करती है, परेशान करती है। परेशान करना की अंग्रेजी क्या होती है, ट्रबल। लेकिन बार बार, और बार बार की अंग्रेजी अभी बताया गया था क्या होता है, ऑफेन। और जब बार बार की अंग्रेजी ऑफेन होती है तो ऐसी स्थिति में बताया गया कि ऑफेन का प्रयोग सकारात्मक में होता है, तो सिंपल प्रेजेंट में डू डज का प्रयोग होता ही नहीं है, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहां पर क्या लिख देंगे, ऑफेन। परेशान करना क्या होती है, ट्रबल। और यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें क्या लगा देंगे, यस। अर्थात ऐसी वर्ब जिसके अंत में ई आए उसके साथ हम यस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। तो सी ऑफेन ट्रबल्स, किसे, मुझे। यहां पर क्या लगा देंगे, मी। सी ऑफेन ट्रबल्स मी, ये हो गया। जैसे कह दिया जाए, तुम कभी कभी झूठ बोलते हो, तुम कभी कभी झूठ बोलते हो, ये हो गया। तो अब यहां पर कौन, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। झूठ बोलना मतलब फिर आ गया टेल ए लाई। और यहां पर बचा क्या, कभी कभी। और अभी बताया था कि जहां कभी कभी लगा हो निगेटिव की बात करता है, तो ऑफेन आपका अफर्मेटिव की बात करता है, तो कभी कभी के लिए क्या होता है, सेल्डम। और सेल्डम किसकी बात करता है, निगेटिव की। और सेल्डम के साथ भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहां नहीं करते। तो यू सेल्डम टेल ए लाई, तुम कभी कभी झूठ बोलते हो, ये हो गया। अब यहां पर हमने देख लिया ऑलवेज से रिलेटेड हो गया, नेवर से हो गया, ऑफेन से हो गया, सेल्डम से हो गया। हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, उनका अफर्मेटिव हम कैसे बनाते हैं, किसके बाद क्या रखते हैं, वो बॉडी ऑफ द सेंटेंस में देख लिए। उसके बाद निगेटिव कैसे बनाते हैं, कहां पर डू डज का प्रयोग करते हैं, कहां पर डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, हमने ये भी देख लिया। तो इस तरह से आप जो है पहले हर चीज जान लीजिए, और जानने के बाद जो है आप ट्रांसलेशन कीजिए, तो आपका ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होगा। आपके एग्जाम में जैसे 4 नंबर का एप्लीकेशन आता है, 6 नंबर का ऐसे आता है, इसके बाद लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर आते हैं, तो आप लोग रटना चालू कर देते हैं। रट्टा मारने से अच्छा ये है कि आप जो है ट्रांसलेशन के नियम अच्छे से सीख लीजिए, तो आप आसानी से अपनी भाषा में कन्वर्ट करके आप जो है ऐसे एप्लीकेशन या लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर सब कुछ राइट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये 3 जो है ट्रांसलेशन होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं, इनका आप ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में इनका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आप भेजें। उसको हम देखें कि मतलब आपका ट्रांसलेशन सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, या कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उस चीज़ को आप कमेंट करिए, उसका आपको जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा। और इस तरह से आप हर चीज़ समझ लीजिए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।